हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए उसे सीखना पहले बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपकी जो बीजगणित वाला पोर्शन होता है ना, वो शुरू हो रहा है। मतलब जो 12.1 एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको बीजगणित सीखनी है। अंकगणित तो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान लगाकर सीखेंगे तो मेरा दावा है आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, और जिसे सीखना नहीं है वो तो फिर अपने मजे करेगा ही। चलिए देखिए, इस एक्सरसाइज में हमको 4 चीजें सीखनी है। पहली, चर, अचर, अंकगणित संक्रियाएं और बीजीय व्यंजक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम चर किसे कहते हैं। आप एबीसीडी जानते हैं? हाँ, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ये सब जानते हैं ना। मैथ में जहां पर भी ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम? उन्हें हम कहते हैं चर, ठीक है। अब चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम कोई चीज लेते हैं 2 + x, ठीक है। अब मैं यदि इस x की जगह कुछ भी रख सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसकी जगह 1 रखा, तो 2 + 1 बराबर क्या हुआ? 3, ठीक है। अब मैं इसी x की जगह अब रखता हूं 2, तो 2 + 2, x की जगह 2 रखा तो अब क्या हो गया? 2 और 2 4। देखिए, आगे वाली चीज वही रही, लेकिन हमने x का जैसे ही मान अलग अलग किया, बदला, तो हमारा आंसर भी बदल गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि x का जो मान होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, और उसके कारण हमारा उत्तर भी बदलता रहता है, ठीक है। इसी गुण के कारण इसे क्या कहा जाता है? चर। जितनी भी आपकी अल्फाबेट होती है ना, ABCD एक्स वाई जेड, सब कुछ क्या कहलाती हैं? चर, ठीक है। धीमे धीमे सीखिए, इतना ही कॉन्सेप्ट ठीक है, पर्याप्त है आपके लिए। और बाकी का जैसे जैसे आप सवालों में घुसेंगे ना, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अचर किसे कहते हैं। देखिए, जितनी भी आप गिनतियां जानते हैं, 1, 2, 3 अनंत तक, ठीक है। -1, -2, 0.25 या 1/4, 5/8, जितनी भी आप गिनतियां जानते हैं वह सारी गिनतियां हमारी अचर कहलाती हैं। इनका मान निश्चित रहता है। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 0.5 की वैल्यू हमेशा 0.5 ही रहेगी। ये चर की तरीके से बदलती नहीं है, ठीक है। 2 चीजें आप सीख गए, चर सीख गए, अचर सीख गए। अब बात करते हैं अंकगणितीय संक्रियाएं। ये क्या होती हैं? आप मैथ के चिन्हों को जानते हैं, जैसे प्लस, माइनस, घटाव का निशान, गुणा का निशान या भाग का निशान। ये जितने भी निशान होते हैं ना, आपके स्तर पर ये 4 पर्याप्त हैं। ये चारों निशान किसके अंतर्गत आते हैं? अंकगणितीय संक्रियाओं। मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? इन निशानों को, इन्हें बोलते हैं हम अंकगणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है हमारा बीजीय व्यंजक। देखिए, जब भी हम चर और अचर, इन दोनों के बीच में कोई भी हम अपना अंकगणितीय संक्रियाएं लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने प्लस लगा दिया, यदि हमने चर और अचर को जोड़ दिया तो वह हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। कैसे? देखिए, हम कोई भी चर लेते हैं, इनमें से जैसे हमने ले दिया x, प्लस का निशान यानी कि अंकगणितीय संक्रिया। अब कोई अचर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो x + 2, ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, अब लेते हैं जैसे z। अब कोई भी अंकगणितीय संक्रिया माइनस ले लेते हैं और अचर ले लेते हैं 5, तो जो z-5, ये क्या है हमारा? ये है हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है। बच्चों, यदि आप इतना छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आधी एक्सरसाइज आप अभी सीख गए, बची हुई आधी हम अपने प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों
और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्राप्त कीजिए मतलब बनाइए। ठीक है, आपको चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है संख्या y में से z को घटाना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, y में से घटाना है क्या हमको, z। तो हमारा बीजीय व्यंजक क्या बना, y माइनस z। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, संख्याओं x और y के योग का आधा। पहले इनको जोड़िए, क्या कह रहा है, योग है ना, तो x और y का योग, योग मतलब जोड़, का आधा। देखिए आधे का मतलब या तो आप बटे 2 कर दीजिए, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं x प्लस वाई, इसका आधा, आधे का मतलब 1/2। अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, या तो ये अच्छा लगे तो ये कर दीजिए, ये अच्छा लगे तो ये, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। तीसरा है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, वो संख्या z को स्वयं से गुणा करना है। मतलब z को किससे गुणा करना है, z से ही गुणा करना है। जब हम अल्फाबेट यानी कि चरों का गुणा करते हैं और समान संख्याओं का, तो z गुणा z करेंगे तो ये हो जाएगा z का वर्ग। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। देखिए चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। तो पहले p और q का तो गुणा कर दीजिए, ठीक है, और 1/4 का मतलब होता है बटे में 4 कर दीजिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p/4। अब देखिए गुणा का निशान मैंने क्यों हटा दिया, जब हम प्लस की कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्लस के 4, तो क्या हमने इसके आगे प्लस लिखा, नहीं लिखा। जब संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते, इसे हटा कर रखते हैं। इसी तरीके से जब अल्फाबेट लिखते हैं, जो चर लिख जाते हैं, उनके बीच में कभी भी गुणा का निशान नहीं लगाया जाता। ठीक है बच्चों, तो हम इसे PQ/4 लिख सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या जो ये कह रहा है ना 1/4 और PQ का गुणनफल, तो PQ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 PQ। दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। मैं तो आपको सिखाने के लिए हर तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन आप जो भी सीख जाएं वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, आपको सारे तरीके से लिखा आना चाहिए। पता चला मैंने आपको इस तरीके से सिखा दिया और आपके एग्जामिनर ने इस तरीके से दे दिया, आप कहेंगे कि अरे सर ने तो ये सिखाया ही नहीं, ये तो अलग तरीके से आ गया। इसलिए मैं आपको सारी चीजें सिखाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे पता है आपके समझ में भी आ रहे होंगे। देखिए पांचवा है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। मतलब x का वर्ग और y का वर्ग, x का वर्ग कर दीजिए और कर दीजिए y का वर्ग को जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए तो क्या बना हमारा बीजीय व्यंजक, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 6 है हमारा। वो कह रहा है संख्याओं m और n के गुणनफल। पहले इनका गुणनफल कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए m और n। ठीक है, गुणनफल मतलब बीच में गुणा का निशान है, लिखा नहीं है, के 3 गुने। इसका 3 गुना करना है। 3 गुना मतलब 3 का गुणा, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब mn का गुणनफल का 3 गुना में 5 जोड़ना है, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। धीमे धीमे पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप इसको चलाइए, आपके समाज में बहुत अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले पे चलते हैं। 7वां नंबर है 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 7वां क्या कह रहा है, 10 में से घटाना है हमको। क्या घटाना है, पहले चिन्ह लगा दीजिए घटाव का यानी कि माइनस का। y और z का गुणनफल, तो y और z का गुणनफल, गुणनफल मतलब बीच में कोई भी निशान नहीं रहेगा। तो व्यंजक क्या बना हमारा, 10 माइनस yz। ठीक है, चलिए 8वां है। 8वां क्या कह रहा है, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। अच्छा, तो पहले a और b का गुणनफल लिखिए, a
और बी का गुणनफल यानी कि ए बी, बीच में गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, ये गुणनफल हो गया। अब इसमें से क्या घटाना है, उनके योग को, तो माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या, उनका योग, किसका योग, ए और बी का योग, तो ए प्लस बी का योग, ठीक है, तो ए बी माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी तक आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत वीडियो बनाने के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, छोटा सा काम है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे फिर आप हमारी फैमिली से जुड़ जाएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। अच्छा, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। देखिए बच्चों, अब यहाँ हमें एक नई चीज सीखनी है। वो कह रहा है पद और गुणनखंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम सीखेंगे पद क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 5x प्लस 3y माइनस 2z, तो यहां मैंने 3 संख्याएं लिखी हैं। देखिए, जो भी चिन्ह है ना, उनके इधर उधर वाली संख्याएं हमारी पद कहलाती हैं। जैसे ये जो 5x है एक साथ लिखा है, ये एक हमारा पद हो गया, पद नंबर 1। ठीक है, बीच में चिन्ह आ गया, ये बाउंड्री का काम करता है, बंटवारे का काम करता है। ठीक है, इसने 5x और 3y को बांट दिया, तो अब देखिए 3y हमारा दूसरा पद हो गया, ये पद नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह आ गया, इसने भी इन दोनों को बांट दिया, तो ये 2z हमारा तीसरा पद हो गया। मतलब समझे, जहां पर भी हमारे प्लस और माइनस के चिन्ह आ जाते हैं उनके इधर उधर की संख्याएं अलग अलग पद कहलाती हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूं, कोई भी ट्रिक नहीं समझा रहा। ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो। जो आप भाषा समझते हैं आपके स्तर पर जाकर समझा रहा हूं। आपको बस याद रखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अब बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 5x y z 2a प्लस, और यहाँ कुछ भी हो, तो हमारा ये इतना बड़ा एक पद होगा, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं आया। जहां प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा वहीं पद का निर्माण होगा। पद कहाँ बनेगा? जहां प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा वहां पद बनेगा। ठीक है, अच्छा पद आप सीख गए। अब बात करते हैं गुणनखंड क्या होता है। देखिए, जैसे हम इस पद को लेते हैं 5x, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक पद। अब ये इसके आप टुकड़े कर सकते हैं। ये जो 5x है किस किस से मिलकर बना है, इसमें खंड कर सकते हैं इसके। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक खंड बनेगा हमारा 5 और दूसरा बनेगा x। ठीक है, तो जब भी हम पद के टुकड़े करते हैं, पद को और छोटा रूप देते हैं, तो वही हमारे खंड बनते हैं। खंड मतलब वही गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ एक गुणनखंड इसका 5 है और दूसरा है x। ठीक है, तो इसके 2 गुणनखंड हमने कर दिए। मोटे मोटे तौर पर समझाया है, जैसे सवाल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। देखिए, ए है इसका, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पद कौन कौन से हैं। देखिए, हमने आपको बता रखा है कि पद कैसे बनते हैं। जब प्लस या माइनस का चिन्ह संख्याओं के बीच में आता है तो वहां पदों का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ ये चिन्ह है, तो एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद हो गया ये। ठीक है, तो हम पद लिखेंगे, एक तो x है और दूसरा है 3। अच्छा, अब बात करते हैं गुणनखंड की। देखिए,
x का गुणनखंड क्या होगा? x का तो कोई गुणनखंड है ही नहीं, x अकेला है, तो इसका गुणनखंड x ही हो जाएगा। और जो ये 3 है ना, अच्छा ये माइनस का 3 है, ठीक है, तो अब ये माइनस का 3 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ये खुद। तो जब हम इसका पेड़ आरेख बनाएंगे बच्चों, तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप, हम तो थोड़ा ऐसे ही बनाते हैं। देखिए इसका पद x और -3 हो गए, और जब गुणनखंड बनाएंगे तो अगर आप पेड़ आरेख में बनाना चाहेंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ x होगा और इसका गुणनखंड -3 होगा। देखिए एक चीज और समझिए, जैसे अब ये x है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, तो आप इसके साथ एक 1 लिख सकते हैं, मतलब एक जो है ना संख्या 1, वो भी इसका गुणनखंड हो सकता है। और इसी तरीके से ये -3 है, इसका भी 1 हो सकता है, लेकिन वहां होगा -1। लेकिन इतना डिटेल में आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अभी पहली बार गुणनखंडों को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी बुक में भी जो आंसर दिया है ना, वो इसी तरीके से है। x का गुणनखंड x है और -3 का -3 ही है। उन्होंने यहाँ 1 का उपयोग नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें भी बुक के हिसाब से ही चलना होता है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं इसका। दूसरे में देखिए पद कितने हैं, हमने अभी बताया है, चिन्ह ही हमारे बंटवारे का काम करते हैं, वही पदों का निर्धारण करते हैं। एक तो पद ये रहा 1, दूसरा है x और तीसरा x², ठीक है। चलिए आप लिखिए। जब हम इसके पद लिखेंगे ना, तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे हम। एक पद तो हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा हो जाएगा x और तीसरा हो जाएगा इसका x², x², ठीक है। अब इसका पेड़ आरेख बनाएंगे। 1 का गुणनखंड 1 होगा, x का x होगा, ये है x², यानी कि x²। इसका पेड़ आरेख हम बनाएंगे, इसके गुणनखंड कितने हैं? 2। जब 2 गुणनखंड होंगे तभी हम पेड़ आरेख बनाएंगे, ठीक है। इसका एक x होगा और एक फिर से x होगा, यानी कि x 2 बार है, इसीलिए यहाँ x² है। यदि x³ होती तो x 3 बार हो जाते, ठीक है। ये हमारा बन गया पेड़ आरेख। चलिए अगला करते हैं। सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे हैं, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। देखिए ये है y - y³। तो इसका जब हम पद लिखेंगे, इसमें कितने पद हैं? पहले आप ये देखिए कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। देखिए चिन्ह 1 है, तो एक चिन्ह के इधर एक पद है ये, और दूसरा ये, ठीक है। लिख दीजिए पद। एक तो y है और एक है -y³, ठीक है। इसका गुणनखंड y ही होगा, लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए y, ठीक है। और इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखिए y कितनी बार है? 3, ठीक है। तो 3 तो गुणनखंड हम करेंगे y के। यहाँ एक चीज और सीखने को है, देखिए 1y, 2y और 3y। अब लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ y माइनस में है, यानी कि ऋणात्मक है y। अब ऋण की संख्या कैसे आई? जब कोई भी अल्फाबेट जो चर होते हैं ना, उनके साथ माइनस की संख्या लिखी होती है, तो वहां एक इनका गुणनखंड और होता है -1, ठीक है। तो जब हम -y³ के गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होंगे इसके? 1 - 1 y y y, यानी कि 3y और 1 माइनस का 1 होगा, ठीक है बच्चों। सवाल समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसका d है, इसमें देखेंगे सबसे पहले पद कितने हैं। देखिए एक पद तो ये रहा हमारा और दूसरा ये रहा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के दाएं और बाएं ओर हैं, ठीक है। तो अब हम इनको पदों के रूप में लिख देंगे। ये बनाने में थोड़ा वो लगता है, कोई बात नहीं। पहला पद होगा इसका 5x y²। चलिए दूसरा पद है 7x² और y, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें गुणनखंड होंगे कितने? एक तो 5 होगा, एक x होगा और y 2 बार है, तो यानी 2 और 1 3 और 1 4, 4 गुणनखंड होंगे इसके। तो 4 इस तरीके से आप लाइनें खींच दीजिए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाना, हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। देखिए पहला गुणनखंड होगा इसमें 5, दूसरा होगा x, तीसरा होगा y 2 बार है, तो y और y, ठीक है। इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके देखिए,
इसमें एक तो 7 है यानी कि 7 है, x 2 बार है और y 1 बार है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 गुणनखंड इसके होंगे। तो आप लिख दीजिए 4 गुणनखंड। इस तरीके से एरो बनाकर अच्छे से बनाइए, थोड़ा सा साफ साफ सा, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो 7, x 2 बार है तो 2 बार x लिख दीजिए और 1 बार y है, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, पेड़ आरेख भी बन गया। चलिए अगला करते हैं। इसमें देखिए पद कितने हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि 3 पद हैं। ठीक है, तो जब हम इसे बनाएंगे 1 2 और 3 पद हो गए। यहाँ पहला है -ab, ठीक है, दूसरा है 2b की घात 2, तीसरा है -3a की घात 2। ठीक है, अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो देखिए इसमें कितने गुणनखंड होंगे, एक तो b है, दूसरा a है और एक माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या है तो -1 जरूर होगा इसमें। ठीक है, तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस के 1 a और b। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें 2 है और b 2 बार है, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, तो 2b और b, क्योंकि b 2 बार है। ठीक है, अब इसके करेंगे, देखिए a 2 बार है और 3 है, तो इसके करेंगे हम 3 गुणनखंड। यहाँ एक -3 हो जाएगा, एक a और दूसरा a। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भी देखेंगे, देखिए ये नया प्रश्न है, प्रश्न इसी का सेकंड का दूसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। देखिए काम वही करना है जो अभी करा था, बस यहाँ पेड़ आरेख नहीं बनाने। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ हमें पदों को छांटना है और उनके गुणनखंडों को लिखना है। ठीक है, लिख देंगे। देखिए सबसे पहले ए करते हैं, इसमें कितने गुणनखंड हैं, देखिए एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, तो लिख दीजिए, पहला होगा -4x, ठीक है, और दूसरा पद होगा 5 यानी कि 5। अब इनके गुणनखंड करने हैं। देखिए एक तो यहाँ -4 है और दूसरा है x, तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, -4 और x। ठीक है, अब इस 5 में कितने होंगे, 5 अकेला होगा, तो 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। b है, देखिए इसमें कितने गुणनखंड हैं, सॉरी पद हैं, एक तो पद ये रहा और दूसरा ये रहा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस का निशान है ये बंटवारे का काम कर रहा है, और हमने आपको बताया है कि प्लस और माइनस के इधर और उधर की संख्याएं अलग अलग पद बनाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ ये एक पद है और ये दूसरा पद है। लिख देंगे हम 4x, एक पद हो गया, और दूसरा हो गया 5y यानी कि 5y। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे, तो देखिए इसमें कितने गुणनखंड हैं, एक तो -4 है, तो लिख दीजिए -4 कॉमा, और दूसरा है x, तो x हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 5, और 5 के साथ किसका गुणा हो रहा है, y का, तो y भी इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए c है, देखिए सबसे पहले पद, एक पद ये रहा और दूसरा ये रहा। पदों को छांटना बहुत सरल काम है बच्चों, बस आपको प्लस और माइनस के चिन्ह जहां दिख जाएं बस वहीं एक नया पद बन जाएगा। ठीक है, एक पद ये हो गया, दूसरा है 3y की घात 2। अब गुणनखंड की बात करेंगे, तो देखिए इसमें कितने गुणनखंड हैं, एक तो 5 है और दूसरा y, तो 5 और y। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। अब इधर देखिए, इधर एक तो 3 है और y कितनी बार है, y 2 बार है, तो 2 बार y लिख दीजिए, हो गए इसके गुणनखंड। गुणनखंड करना भी बहुत सरल है, अभी आपके लिए सरल वाले गुणनखंड चल रहे हैं, आगे क्लास में आएंगे वो थोड़े से कठिन हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं होंगे, कर लेंगे आप उन्हें। ठीक है, देखिए d, इसमें कितने पद हैं, एक पद ये रहा, ये चिन्ह है इस वजह से, दूसरा ये रहा, 2 ही पद हैं इसमें, कितने हैं, 2,
एक x y और दूसरा है 2x की घात 2 और y की घात 2। ठीक है, अब गुणनखंड कर दीजिए। एक तो x है और दूसरा है y, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इसके करेंगे तो 2, अच्छा x कितनी बार है, x 2 बार है क्योंकि 2 घात हैं तो x 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, y कितनी बार है, 2 बार क्योंकि घात 2 है, घात 2 का मतलब 2 बार y है तो 1 बार और 2 बार y हो गया। ठीक है, सवाल तो समझ में आया बच्चों, आ गया होगा मुझे पता है, बहुत सरल सवाल है, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। ठीक है, चलिए ई करते हैं। पी क्यू प्लस क्यू, पद देखिए सबसे पहले, एक पद और 2 पद, तो लिख दीजिए P और Q एक पद हो गया और Q दूसरा पद हो गया। गुणनखंड कर दीजिए इसके, एक तो P होगा और एक Q होगा। ठीक है, और ये Q होगा। अब यहाँ आप एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि Q का एक गुणनखंड एक भी होगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वहां एक नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, वरना मैं अभी लिख दूं एक और आप कहेंगे कि सर ने क्या गलत पढ़ा दिया, यहाँ आंसर शीट में तो एक है ही नहीं, सर ने पता नहीं क्यों एक लिख दिया। देखिए वो क्यों लिखा जाता है, यदि आप लिख भी देंगे तो वो आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक बात याद रखिए, जब भी कोई भी संख्या आपको लिखने के लिए कहा जाए, कोई भी, चाहे वो चर हो या अचर, यदि उसके आपको गुणनखंड करने होंगे तो जो गुणनखंड आप करना जानते हैं वो कर देंगे, उसके साथ यदि एक भी लिख देंगे तो भी आपका सवाल सही होगा, क्योंकि एक इकलौती ऐसी संख्या है जो गणित के हर संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। F करेंगे, सबसे पहले पद छाटेंगे। देखिए एक पद ये रहा, माइनस का चिन्ह आ गया, दूसरा ये रहा और तीसरा ये, यानी कि पद कितने हैं, 3, 1.2 AB। ठीक है, दूसरा पद है -2.4 B। ठीक है, और तीसरा पद है 3.6 A। ठीक है, अब इसके गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड 1.2 1 हो गया। ठीक है, A और दूसरा होगा B। ठीक है, 3 गुणनखंड हो गए इसके। चलिए अब इसका देखेंगे, एक तो होगा -2.4, -2.4 एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा B। चलिए अब अगला करेंगे, इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3.6 और दूसरा हो जाएगा A। देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे कहीं कहीं हो सकता है आपको ये जो संख्या है ना -2.4, तो आप इसको या तो इस तरीके से लिख दीजिए, -2.4 डायरेक्ट आपने गुणनखंड लिख दिया। हो सकता है कि कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाए कि इसका जैसे -2.4 का गुणनखंड दिखे ना, तो आपको ये भी हो सकता है कि -1 और दूसरा हो जाएगा 2.4, प्लस के 2.4 और माइनस के 1, ये भी इसके गुणनखंड होंगे। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कुछ जगह आपको इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, आपकी आंसर शीट में सिर्फ इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको उसी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए। लेकिन सही ये भी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सही नहीं है, ये भी सही है। आप मोटे तौर पर ये समझिए कि मैथ के सवाल कई प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आता है लेकिन उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये भी 2 तरीके हैं गुणनखंडों को करने के, एक -1 और दूसरा 4 भी हो सकता है और डायरेक्ट -2.4 भी इसका आंसर सही है। ठीक है, समझना इस चीज को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3/4x और +1/4, सबसे पहले पद देखेंगे, एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, पद लिखेंगे 3/4x और दूसरा पद है 1/4। ठीक है, अब गुणनखंड देखिए, एक तो इसमें 3/4 है तो पहला गुणनखंड होगा 3/4, कॉमा दूसरा होगा x। ठीक है, और इधर 1/4,
एक लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। इसमें पद देखिए कितने हैं, पहला पद और दूसरा पद, क्योंकि प्लस और माइनस ही हमारे बंटवारे का काम करते हैं और वही पदों का निर्माण करते हैं। तो लिखिए पद 0.1 पी की घात 2, एक पद हो गया, और दूसरा होगा 0.2 क्यू की घात 2। ठीक है, अब जब गुणनखंड करेंगे तो पहला गुणनखंड होगा 0.1। ठीक है, पी कितनी बार है, जितनी बार घातें होंगी वही उतनी ही बार पी होगा, तो पी की घात कितनी है, 2, तो यहाँ 2 पी होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। इसका पहला गुणनखंड होगा 0.2, तो 0.2 क्यू की घात कितनी है, तो यहाँ क्यू 2 बार होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के ट्यूशन तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में सारे सवाल कराने की कोशिश करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कुछ सवाल समझ में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझसे जुड़ने वाला, यानी कि हमारे इस चैनल से जुड़ने वाला कोई भी बच्चा मैथ के किसी भी सवाल को ना सीख पाए। मैं चाहता हूँ कि बच्चा हर एक सवाल को बहुत अच्छे से सीखे। अब मैथ सीखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थोड़ा धीमे धीमे सीखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल 2 ही सवाल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।